हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए भी, ES के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है। स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे VCRS सिस्टम जो होता है, उसको पूरा उसका नेम होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक, 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? पहला, यहाँ देखिए, कंडेंसर, थ्रॉटल वाल्व, कंप्रेसर और इवापोरेटर। यहाँ से क्या होता है, इसका वर्किंग मैं बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है इसको बोलते हैं स्टोरेज स्पेस। ये मेरा स्टोरेज स्पेस है। ठीक है, स्टोरेज स्पेस से क्या होता है, हीट हमको निकालना होता है। तो स्टोरेज स्पेस से हीट निकलेगा और कहाँ जाएगा? इवापोरेटर के अंदर। इवापोरेटर एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है जो हीट लेता है और उसके बाद हीट लेता है। ठीक, और उसके बाद वो रेफ्रिजरेंट जो एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर जो होता है कोयल होती है। ओके, तो ये कोयल जो होता है, इसके कोयल के अंदर जो होता है वो रेफ्रिजरेंट, कोयल के अंदर रेफ्रिजरेंट रहेगा जो क्या करेगा, हीट लेगा स्टोरेज स्पेस से और वो अपना फेज चेंज करेगा। ठीक है, और वो चला जाएगा कंप्रेसर के अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है कि कंप्रेसर के अंदर क्या होगा, ये कंप्रेसर के अंदर जाएगा, यहाँ कंप्रेसर को कंप्रेस करेगा, फिर ये जाता है कंडेंसर के अंदर। ठीक है, कंडेंसर के अंदर गया। ठीक, कंडेंसर के अंदर गया और यहाँ से कंडेंसर पे क्या होता है, यहाँ पे हीट रिजेक्शन होता है। तो कंडेंसर का जो प्रोसेस है वहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। यहाँ पे जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होता है। फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं थ्रॉटल वाल्व में। थ्रॉटल वाल्व में एक्सपेंशन होगा। थ्रॉटल वाल्व क्या करता है, कंडेंसर प्रेशर से क्या करता है, सिस्टम को इवापोरेटर प्रेशर पे ला देता है। ठीक है, ये बाय द मीन ऑफ द फ्रिक्शन हम करते हैं। फ्रिक्शन के कारण जो होगा वो प्रेशर लॉस होता है यहाँ पे। ठीक, फॉलोइंग कैसे काम करेगा ये साइकिल। पहले क्या होगा, हीट ऐड होगा इवापोरेटर में ऐड होगा। इवापोरेटर से यहाँ से इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट अपना फेज चेंज किया। ठीक है, मोस्टली रेफ्रिजरेंट क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया, मान लेते वेपर में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद रेफ्रिजरेंट गया कंप्रेसर में, कंप्रेसर कंप्रेस किया। उसके बाद कंडेंसर में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हुआ। फिर थ्रॉटल वाल्व में एक्सपैंड हुआ और फिर उसका यहाँ पे आ गया। इस तरीके से साइकिल चलती है। ठीक है, इसका हम TS डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, प्रोसेस 1 to 1 क्या, 4 to 1 क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। हम बता चुके हैं 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। 1 से 2 जो होता है उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर क्या होता है, प्रोसेस 2 से 3 जो होता है, वो प्रोसेस 2 से 3 जो है, ये प्रोसेस 2 से 3 जो होगा वो क्या होगा बताइए, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। और प्रोसेस 3 से 4 जो होता है वो होता है आइसन इंथैल्पिक, एंट्रोपिक नहीं, आइसन इंथैल्पिक बोलिए एक्सपेंशन। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे हम ये एक्सपैंडर क्यों नहीं यूज़ किए, यहाँ पे इस पोजीशन पे, यहाँ पे मैंने टरबाइन क्यों नहीं यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे थ्रॉटल वाल्व क्यों यूज़ किया। क्या होता है कि जो मेरा यहाँ पे कंडेंसर के बाहर से जो रेफ्रिजरेंट का स्टेट होता है वो मोस्टली वो क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमको पता है ये चीज़ कि मेरा जो ओपन सिस्टम का जो वर्क है वो क्या होता है, -VdP होता है ना, -वर्क dP। तो ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है लिक्विड का बहुत कम रहता है। ठीक है, इसी कारण जो मेरा वर्क आउटपुट एक्सपैंडर से बहुत कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू उसका कॉस्ट। इसी के कारण हम वहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थ्रॉटल वाल्व। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए एक्सपैंडर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, थ्रॉटल वाल्व क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो इसका ये रीज़न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सॉरी, चलिए आइए। हाँ, प्रोसेस ये तुम बता चुका हूँ, प्रोसेस 3 से 4। अब इसका TS डायग्राम देखते हैं। TS डायग्राम पे क्या हुआ है बताइए। TS डायग्राम पे हुआ क्या है, ये देखिए, पहले यहाँ स्टोरेज स्पेस था। ठीक, उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज स्पेस हुआ, यहाँ से हीट रेफ्रिजरेंट लिया।
अब हम स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस 4 से 1 रेफ्रिजरेंट हीट लिया, 4 से 1 लिया, ठीक है, 4 से 1 हीट लिया रेफ्रिजरेंट। अब क्या किया, रेफ्रिजरेंट अपना फेस चेंज किया। इनिशियली यहाँ पे स्टेट क्या था, 4 पे इनिशियली जो मेरा स्टेट था, ठीक है, फिर से इनिशियली जो स्टेट था यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे मेरा रेफ्रिजरेंट क्या है, वेट है, वो हीट लिया तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर में हो गया कन्वर्ट। अब सैचुरेटेड वेपर जो है, सैचुरेटेड वेपर को हम क्या किए, कंप्रेस किए, कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस किए तो क्या हो गया बताइए, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो ये क्या होगा, टीएस कर्व है, ये एस यहाँ पे, ये टी है, तो ये क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। फिर ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन, हमको पता है कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा होता है, ऐसा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या किए, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हुआ, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हुआ। फिर यहाँ से ये सिंस हमको पता है कि जो प्रोसेस 3 से 4 है वो कौन सा प्रोसेस है, आइसन इंथैल्पिक है, इंथैल्पी। लेकिन हमको इंथैल्पी के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन से ड्रॉ किए, ओके। नोट करने वाली एक चीज़ बात यहाँ पे ये चीज़ है, नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि इसमें 2 सेक्शन है। देखिए यहाँ जो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हुआ, एक तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है, सेकंड सेक्शन जो है मेरा वो यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो मेरा जो ये येलो वाला सेक्शन है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे मेरा फेस चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा, लेकिन इस सेक्शन में यहाँ पे मेरा, यहाँ पे फेस चेंज नहीं हो रहा है, केवल हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र है, ठीक है, सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र हो रहा है जहाँ, लेकिन यहाँ पे मेरा जो है, यहाँ पे लैटेंट हीट ट्रांसफ़र है, ठीक है, यहाँ पे लैटेंट हीट ट्रांसफ़र होगा, ओके। तो इस रीजन में मेरा, इस रीजन में जो हम बताएं ब्लू से जो है, वहाँ पे सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र है, सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र, और यहाँ पे क्या, लैटेंट हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ फेस चेंज हुआ है, फेस चेंज और कहाँ हुआ है, फेस चेंज और कहाँ हुआ है, देखिए फेस चेंज कहाँ हुआ, एक फेस चेंज यहाँ भी हुआ है, इस 4 से 1 फेस चेंज हुआ है, एक यहाँ फेस चेंज हुआ है, ठीक है, ओके। अब जैसे जैसे ये लाइन प्रेशर ऊपर बढ़ते जाएगा, एक चीज़ ध्यान वाली बात है, जैसे जैसे ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन आप नीचे लाओ, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, तो आपका जो ये फेस चेंज का रीजन है ये ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, ओके। और ऊपर जैसे चलते जाओगे तो क्या होगा बताइए, कम होते जाएगा। और ये क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर तो फेस चेंज होगा ही नहीं, डायरेक्ट जो मेरा कन्वर्जन आता है, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो स्टीम में और मतलब वेपर में और लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में, ओके। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स की, वो आगे हम थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम इसका हम क्या करते हैं, पीएच डायग्राम देखते हैं। पीएच डायग्राम में क्या होगा, प्रोसेस 4 से 1 हम क्या बताए थे, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन क्या होगा, स्ट्रेट होगा, पीएच है, यहाँ पी है और यहाँ पे क्या एच है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट होगा, ओके। और यहाँ पे ये, ओके। उसके बाद ये वाला जो ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये हम थर्मोडायनामिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ग्राफ कैसा होता, क्यों हो रहा है, ठीक है। और 2 से 3 जो होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। और 3 से 4 यहाँ ध्यान देने वाला सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 3 से 4 यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे डॉटेड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे नीचे एच है और हमको पता है 3 से 4 जो प्रोसेस है मेरा वो आइसन इंथैल्पिक था। तो आइसन इंथैल्पिक मतलब इंथैल्पी चेंज नहीं करेगा, तो स्ट्रेट एकदम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो हायर टेम्परेचर है ये वर्किंग लोअर टेम्परेचर है, मतलब ये लोअर वर्किंग टेम्परेचर, ये हायर वर्किंग टेम्परेचर, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ, एक इम्पॉर्टेंट ये है, पढ़ते हैं क्या, सॉरी, हाँ पढ़ते क्या बोला है, रीजन फॉर रिप्लेसिंग आइसन इंट्रोपिक एक्सपेंशन यानी टर्बाइन विथ आइसन इंथैल्पिक एक्सपेंशन थ्रॉटल वाल्व। क्या बोल रहा है, द आइसन इंथैल्पिक इज यूज इंस्टेड ऑफ आइसेंट्रोपिक बिकॉज द वर्क आउटपुट विल बी वेरी स्मॉल एज लिक्विड रेफ्रिजरेंट
as liquid refrigerant is expanded, whose specific volume is very small as compared to the vapor. Therefore, the work output by the expander may not justify the cost of the expander. Therefore, isenthalpic expansion is used, where work if turbine is equal to minus VdP. यहाँ हम ये चीज़ बताए थे कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है वो बहुत कम है वेपर के कंपेरिजन में, तो टर्बाइन से जो वर्क हमको मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। और जहाँ कंप्रेसर वाले केस में देखेंगे तो वहाँ पे मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम वेपर का है, तो वहाँ पे कंजम्पशन ऑफ वर्क जो होगा कंप्रेसर से वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सब नहीं इम्पोर्टेंट है। हाँ, यहाँ देखते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राई कंप्रेशन वर्सेस वेट कंप्रेशन क्या होता है। ड्राई कंप्रेशन वर्सेस वेट कंप्रेशन क्या होता है कि अगर आप इवोपरेटर का जो एग्जिट पॉइंट है अगर मेरा वेट रीजन में आ गया, ठीक है, इवोपरेटर का वेट रीजन में आ गया, ठीक है, वेट रीजन में आया तो वहाँ से अगर आप एक्सपैंड करवाते हो, कंप्रेस करवाते हो कंप्रेसर के अंदर, तो ये यहाँ पहुँचा, ठीक है। लेकिन तो यहाँ इस कंप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, वेट कंप्रेशन, क्योंकि इनिशियल पॉइंट मेरा क्या वेट रीजन में था। लेकिन ड्राई कंप्रेशन में क्या होगा, सैचुरेटेड लाइन के बाहर या उस पर अगर आप कंप्रेस करवाते हो तो मेरा जो ये जो कंप्रेशन होगा इसको बोलते हैं वेट कंप्रेशन। लेकिन इसका क्या काम है, इसमें ड्राई कंप्रेशन बोलते हैं, सॉरी, इसको ड्राई कंप्रेशन बोलते हैं। ड्राई कंप्रेशन में क्या होता है कि हमको एडिशनल वर्क देना पड़ रहा है, ठीक है, एडिशनल वर्क देना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं सुपर हीटेड हॉर्न, सुपर हीट हॉर्न, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन ये पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि फ़ायदा ये है कि वो हम बता रहे फ़ायदा क्या है कि इसका ड्राई कंप्रेशन करने से दो फ़ायदा होता है। मेरा कंप्रेसर का वाल्व ख़राब नहीं होता है। देखिए यहाँ डायग्राम है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्या पड़ा हुआ है, ड्यूरिंग द वेट compression the particle of the liquid refrigerant may trapped inside the cylinder head and damage the valve को ख़राब कर देता है, ठीक है। and the liquid refrigerant may wash away the lubricant oil, liquid refrigerant जो है वो मेरा lubricant oil को भी wash away कर देता है, ठीक है, ठीक। यही दो बेसिकली कारण है। देखिए डायग्राम से शो किया हुआ, देखिए पहला क्या होगा, जो मेरा वाल्व है यहाँ वाल्व होता है, वाल्व में ट्रैप हो जाता है और मेरा वाल्व ख़राब कर देता है। सेकंड क्या है, मेरा जो ये लुब्रिकेंट रहता है साइड वॉल्स पे या जो भी जहाँ भी लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं वो वॉश हो जाता है। इसी कारण वो हम नहीं प्रीफर करते हैं वेट कंप्रेशन, हम चाहते हैं कि मेरा ड्राई कंप्रेशन हो, ठीक। अब हमको क्या करना है कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे वेरियस पैरामीटर जो हमको ज़रूरी है। देखिए स्टेडी फ्लो इक्वेशन हमको पता है H1 + V1² / 2 + GZ1 + Q इज इक्वल टू H2 + V2² / 2 + GZ2 + W। इस इंटायर प्रोसेस में जो भी हम कर रहे हैं वहाँ पे मान रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरा, हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए कंप्रेसर में क्या होगा, मेरा प्रोसेस जो था, जो प्रोसेस डायग्राम था, जो मेरा प्रोसेस डायग्राम था उसमें क्या था कि देखिए जो मेरा प्रोसेस डायग्राम था, ठीक, ये जो पार्ट था फ्रॉम द प्रोसेस 1 से लेके 2, 1 से 2 जो था मैं क्या था, कंप्रेसर था। 1 से 2 जो है मेरा वो क्या कंप्रेसर है, तो उस पर लिखेंगे पॉइंट, सिंस कंप्रेसर से कोई हीट रिजेक्शन नहीं हो रहा है तो Q 0 है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे हम V1 GZ1 और V2² / 2 और GZ2 दोनों कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का चेंज हम क्या मान रहे हैं, नेग्लिजिबल। यहाँ से मेरा हीट रिजेक्शन क्या है, 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन से यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे H1 + 0 इज इक्वल टू H2 + W। तो वर्क इनपुट कितना हो गया, वर्क इनपुट क्या होता है -W, इनपुट टू द सिस्टम क्या होता है -W। तो उसी को यहाँ दिखाया हुआ है, उसी को यहाँ दिखाया हुआ है, देखिए
माइनस डब्लू इज इक्वल टू क्या होता है, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, इधर H2 को इधर ले गए, H1 को इधर ले गए, H2 माइनस H1, तो यही मेरा क्या होगा, वर्क इनपुट, मतलब कंप्रेसर कितना वर्क ले रहा है वो हमको निकालना होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल मान लेते ये मेरा प्रोसेस जो डायग्राम था, सॉरी, जो ये मेरा प्रोसेस डायग्राम था, ठीक है, तो ये पॉइंट 2 था और ये पॉइंट 1 था। कुछ नहीं करना है, आपको वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर निकालना है। तो वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर निकालना है तो आपको क्या करना है, हायर इंथैल्पी माइनस लोअर इंथैल्पी करना है। H2 माइनस H1 करोगे तो वो निकल जाएगा, ठीक। हायर इंथैल्पी माइनस लोअर इंथैल्पी मेरा ये जो था वो दे देगा वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं क्या बोलते हैं, कंडेंसर में। तो कंडेंसर का जो प्रोसेस था वो याद करते हैं, कंडेंसर का कौन सा प्रोसेस था, कंडेंसर का जो प्रोसेस है वो ये वाला प्रोसेस, ठीक। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट मेरा 4 था, ये पॉइंट मेरा क्या 1 था, ये पॉइंट मेरा 2 था और ये मेरा पॉइंट 3 था। तो यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस है ये कंडेंसर का है। कंडेंसर में क्या होता है, हीट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होता है। तो कितना हीट रिजेक्शन पूछेगा, सेम वही प्रोसेस करेंगे। वर्क यहाँ से हमको नहीं मिल रहा है, कंडेंसर से हमको कोई वर्क मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो डब्ल्यू क्या हो, 0, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो वहाँ से माइनस क्यू क्यों किए बताओ, क्योंकि हीट रिजेक्शन हो रहा है सिस्टम से, तो माइनस क्यू। वो क्या होगा, सिंपल से पूछेगा तुमको, तो यहाँ से रिजेक्शन, क्यू रिजेक्शन पूछेगा तो क्या करोगे, क्यू रिजेक्शन पूछेगा तो हायर इंथैल्पी मींस H2 माइनस क्या होता है H1 कर देना, ठीक है। हायर इंथैल्पी माइनस लोअर इंथैल्पी, तो मेरा क्या होगा, हीट रिजेक्शन फ्रॉम द कंडेंसर निकल गया, ठीक है। चलो, हीट रिजेक्शन फ्रॉम द कंडेंसर निकल गया ना, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं थ्रॉटल वाल्व के ऊपर, ठीक है। थ्रॉटल वाल्व में क्या करेंगे बताओ, थ्रॉटल वाल्व में हम क्या करेंगे, थ्रॉटल वाल्व में जो प्रोसेस जो था मेरा, कंडेंसर के बाद वाला जो प्रोसेस था, कंडेंसर के बाद का जो प्रोसेस था मेरा, ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 3 से 4 जो है ये मेरा थ्रॉटल वाल्व में हो रहा है, 3 से 4, ठीक है। ये 1 था, ये मेरा 2 था, 3 से 4 जो होता है ये मेरा, मतलब ये वाला प्रोसेस जो है वो थ्रॉटल वाल्व में, थ्रॉटल वाल्व में है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रॉटल वाल्व ना तो कहीं हीट दे रहा है ना वर्क ले रहा है, वो केवल एक्सपैंड कर रहा है। तो उसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से मिलता है मेरा H3 इज इक्वल टू H4, मीन्स इस पॉइंट का इंथैल्पी और इस पॉइंट का इंथैल्पी मेरा क्या है, सेम है। मतलब पॉइंट 3 और पॉइंट 4 का इंथैल्पी मेरा क्या है, सेम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आगे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये वाला, इंपॉर्टेंट रिलेशन H3 इज इक्वल टू H4, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको देगा नहीं, आपको H3 इक्वल टू H4 एज्यूम करना है, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं इवापोरेटर के अंदर, ठीक। इवापोरेटर के अंदर हम बात करेंगे, इवापोरेटर क्या करता है, इवापोरेटर देखिए क्या करेगा, इवापोरेटर में क्या होगा कि प्रोसेस 4 से 1 जो था वो मेरा क्या इवापोरेटर के अंदर का प्रोसेस था। तो प्रोसेस 4 से 1 जो था फिर से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। प्रोसेस 4 से 1, ये जो प्रोसेस था यहाँ 4 था और ये मेरा 1 था, ठीक है। ये 4 से 1 जो था मेरा इवापोरेटर के अंदर था, ये 1 है और ये मेरा 4 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो प्रोसेस था ये इवापोरेटर था, तो हीट एडिशन टू द इवापोरेटर पूछेगा। तो क्यू ई जो इसी को हम क्या बोलते हैं, RE रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा H4, ठीक है, माइनस H1, ठीक, H4 माइनस H1 करेंगे, सॉरी माई मिस्टेक, हायर इंथैल्पी माइनस लोअर इंथैल्पी करना था। तो इज इक्वल टू क्यू ई इज इक्वल टू बताइए क्या करेंगे, H1 माइनस H4, ठीक है। तो ये H1 माइनस H4 ये क्या होगा, हीट एडिशन टू द सिस्टम, ठीक है। H1 माइनस H4 हीट एडिशन टू द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव है,
हीट H1 माइनस H4 हाइयर माइनस लोअर करेंगे तो यहाँ हीट एडिशन टू द सिस्टम मेरा निकल आएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, COP का बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो COP देखिए क्या होता है। COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, COP। ठीक है, COP ऑफ कहीं भी डिफाइंड होगा, हीट पंप या आप रेफ्रिजरेटर कहीं भी यूज़ करोगे तो वो क्या होता है, COP होता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है अपॉन क्या होता है, वर्क इनपुट होता है, वर्क इनपुट। ठीक है, वर्क इनपुट। तो यहाँ पे इस केस में रेफ्रिजरेंट, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर केस में क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ये हम जो COP लिखे हैं किस केस में लिखे हैं, रेफ्रिजरेटर के अपॉन, रेफ्रिजरेटर के लिए हम लिखे हैं RE अपॉन वर्क इनपुट। जनरल में COP कैसे लिखा जाता है, COP जनरल जो होता है उसको बोला जाता है डिज़ायर्ड। हाँ, डिज़ायर आपका क्या है, ठीक है, अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, डिज़ायर्ड अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, तो COP जनरली डिफाइन किया जाता है डिज़ायर अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, आपका डिज़ायर क्या है और वर्क इनपुट क्या है। ठीक है, तो डिज़ायर अपॉन वर्क इनपुट। तो मेरा डिज़ायर यहाँ क्या है, ठंडा करना, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा डिज़ायर्ड है। तो मेरा यहाँ पे हम क्या कि H1 माइनस H4 जो है मेरा डिज़ायर्ड है, अपॉन वर्क इनपुट मेरा क्या है, कंप्रेसर ले रहा है, इज इक्वल टू H2 माइनस H1। और हमको बताए थे कि थ्रॉटल वाल्व में H4 और H3 क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, H4 इज इक्वल टू H3, तो H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H3 इज इक्वल टू H1 माइनस H3 अपॉन H2 माइनस H1। सिंस H4 जो होगा और क्या होगा H3 जो होगा वो दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस से गया है, थ्रॉटल वाल्व के अंदर गया है, आइसन इंथैल्पी प्रोसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इसका यूनिट क्या था, किलो जूल पर केजी। ठीक है, किलो जूल पर केजी है। ओके, किलो जूल पर केजी है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी एक आता है टर्म, वहाँ पे क्या होता है, इसका यूनिट होता है किलोवाट। इसमें कुछ नहीं करते हैं, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में जो होगा मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। ठीक है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आ जाता है। ओके, अब M जो होता है मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट किस में लेंगे, kg पर सेकेंड में लेते हैं। ठीक है, kg पर सेकेंड। तो मेरा जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का जो यूनिट आता है वो आता है किलो जूल पर सेकेंड, दैट इज किलोवाट। चलो, उसी तरीके से पावर इनपुट पूछेगा तो पावर इनपुट मतलब कंप्रेसर वाले में क्या कर देंगे, मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम तो आ जाएगा मेरा पावर इनपुट किलोवाट में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मेरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक टर्म होता है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, हाँ, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या टर्म है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिफाइन किया जाता है एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम या थियोरेटिकल वॉल्यूम। ठीक, it is defined as the ratio of actual volume of the refrigerant enter into the compressor to the swept volume। एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम इनलेट टू द कंप्रेसर क्या हो गया बताइए, कंप्रेसर जो है यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो मेरा कंप्रेसर होता है। ठीक है, हम ध्यान देंगे कि मेरा जो कंप्रेशन ये प्रोसेस था, प्रोसेस डायग्राम में ये 0.1 था, ये मेरा 0.2 था, ये 1-2 पॉइंट जो है वो मेरा क्या कंप्रेसर का है। तो यहाँ एक्चुअल वॉल्यूम बोल रहा है, एक्चुअल वॉल्यूम इनलेट टू द कंप्रेसर, तो यही तो वॉल्यूम है जो इनलेट हो रहा है कंप्रेसर के लिए। तो इसका ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम ये इसका यूनिट क्या होगा बताइए, उस समय यूनिट क्या होगा, वहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। यहाँ जो TS डायग्राम जो हम देखे हैं, देखिए इस पॉइंट का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है इसको, इसका यूनिट क्या होगा, kg मीटर क्यूब पर kg होगा। ठीक है, और उसको मास फ्लो रेट ऑफ द, इससे मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताइए,
1 मिनट, मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट से हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या होता है, ये देखिए यहाँ दिखाते हैं, केजी पर सेकेंड होगा, केजी पर सेकेंड, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर क्यूब पर केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे, केजी से केजी चला जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा ऊपर, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा ना, तो वही बोलना चाह रहा था कि ऊपर में मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया, ओके, और नीचे वाला जो होगा वो क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम, तो स्वेप्ट वॉल्यूम होगा π/4 डी स्क्वायर, मतलब बोर्ड डायमीटर ऑफ द पिस्टन इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, ये क्या होगा, मीटर वॉल्यूम हो गया इंटू एन इंटू के हो गया, क्या हो गया, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, ठीक है, इंटू एन क्या होता है, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, तो 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन बाय 60, मतलब 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन हो जाएगा, तो इसका ये जो पूरा का यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ध्यान देने वाली बात, यहाँ जो मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट है कैसे हम लिए, केजी पर सेकंड में लिए हैं, ये मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये लिए हैं मीटर क्यूब पर केजी में, ठीक है, और π/4 डी स्क्वायर एल इंटू n/60 इंटू के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी इज द डायमीटर, एल इज द स्ट्रोक, वही चीज़ है, एन इज द आरपीएम, के इज द नंबर ऑफ सिलेंडर। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है इस फॉर्मूले से, ये होता है 1 + c - c अपॉन इंटू P2/P1 की पावर 1/n। c जो होता है क्लियरेंस वॉल्यूम है, और s जो होता है स्ट्रोक है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, इसको आप याद कर लो, बाद में इसको अच्छे से इस पर सवाल करेंगे, ठीक है, और इसको समझेंगे क्या चीज़ है, ठीक है। ये फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मतलब एक्चुअल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, सॉरी स्वेप्ट वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, मतलब पूरे सिलेंडर में एक्चुअली कितना इनटेक हुआ उसको डिफाइन करता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। 1 + c - c P2/P1 की पावर 1/n। c जो होता है VC/VS होता है, VC/VS, VC क्लियरेंस वॉल्यूम है, VS जो होता है वो मेरा क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक है, जहाँ यहाँ ध्यान देने की बात है, P2 जो होता है उसको बोलते हैं कंडेंसर प्रेशर, और P1 जो होता है इवोपरेटर प्रेशर, है ना, और N जो होता है उसको बोलते हैं पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ठीक है। P1 जो है इवोपरेटर प्रेशर है, P2 जो होता है कंडेंसर प्रेशर है, और N जो होता है उसको बोलते हैं पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, डिटेल क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ द वीसी साइकिल। ऑपरेटिंग कंडीशन चेंज करेंगे तो वीसी साइकिल पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, वीसी साइकिल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला केस क्या है कि अगर बोला जाए हमको कि क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि मेरा जो सबसे पहला केस है, हम समझते हैं कैसे सके, इन सबसे पहला जो मेरा साइकिल था, इनिशियल साइकिल जो था, ये 4 से 1, सॉरी ठीक है, 4 से 1 जो होता है यहाँ पे इवोपरेटर था जैसे हम बताए हैं, फिर यहाँ से मेरा क्या था, कंप्रेस हुआ, फिर यहाँ से कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हुआ, और यहाँ से थ्रॉटल वाल्व से एक्सपेंशन हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल साइकिल था। अब हम क्या किए, इस साइकिल में हम क्या किए, हम बोले कि हम इसका इवोपरेटर का प्रेशर घटा के देखेंगे क्या होता है। तो जब मैंने इवोपरेटर का प्रेशर घटाया तो ये यहाँ से एक्सपैंड हो, यहाँ से इवोपरेटर यहाँ पे आया, सैचुरेशन कर्व से फिर ऊपर गया, यहाँ पे कंप्रेस किए हम, यहाँ से यहाँ कंप्रेशन हुआ, फिर कांस्टेंट, सिंस जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है मेरा, कांस्टेंट प्रेशर लाइन वो कैसा है, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है, ठीक। उसमें क्या होगा, मर्ज करेगा, उसी में मर्ज करेगा, क्योंकि मेरा कंडेंसर का प्रेशर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरा यहाँ मर्ज किया, फिर यहाँ से यहाँ ये एक्सपैंड किया ऐसे, ठीक है। अब समझते हैं क्या होगा। इस डायग्राम से हमको क्या समझ में आता है वो देखिए, क्या समझ में आता है
कि मेरा सबसे पहले आप देखिए कि मेरा जो कंप्रेशर जो था, कंप्रेशर का जो इनपुट वर्क है वो कितना बढ़ गया पहले के कंपैरिजन में। पहले कंपैरिजन बढ़ गया, पहले इतना ही था, पहले इतना था, है ना। अब मेरा कितना हो गया, इतना हो गया। तो वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर मेरा क्या हो रहा है, बढ़ गया। चलिए ये समझ में आ गया, ठीक है। वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर मेरा बढ़ गया, ठीक। अच्छा ये भी मिट गया, 1 मिनट, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या हुआ मेरा, सेकंड चीज़ क्या हुआ है मेरा कि टेम्परेचर डिफरेंस देखिए। इनिशियल जो मेरा था टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से यहाँ था, थ्रॉटलिंग के क्रॉस, ठीक है। थ्रॉटलिंग के क्रॉस इनिशियल मेरा टेम्परेचर डिफरेंस इतना था। अब क्या हो रहा है, मेरा थ्रॉटलिंग के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस इतना हो गया। तो अब सिंस हमको पता है कि थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस होता है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब क्या होगा, थ्रॉटलिंग में इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस मेरा टेम्परेचर डिफरेंस जैसे जैसे मेरा बढ़ गया, टेम्परेचर डिफरेंस मेरा बढ़ा तो इरिवर्सिबिलिटी बढ़ गया, मतलब सिस्टम में हीट जनरेशन जो था बढ़ गया। अब थ्रॉटलिंग जो हो रहा है वहाँ पे तो कोई हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो मेरा सिस्टम के अंदर मेरा हीट रहेगा, तो मेरा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि सिस्टम में हीट जनरेट हो रहा है। तो जो मेरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा जो ये जो 0.4 था इनिशियली, जो ये 0.4 यहाँ पे था मेरा, इनिशियली जो मेरा 0.4 था यहाँ पे, ठीक है, ये 0.4 था इनिशियल मेरा। अब मेरा क्या हो रहा है कि मेरा वेपर बढ़ रहा है, वेपर बढ़ रहा है, लिक्विड घट रहा है, तो एक्स ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा ना, राइट साइड शिफ्ट करेगा, राइट साइड शिफ्ट कर गया। तो मेरा जो इनिशियल जो था, इनिशियल जो पॉइंट था 4, ये मेरा 4 जो पॉइंट था, ठीक है, अब वो शिफ्ट होके नेक्स्ट जो अभी नया वाला साइकिल है उसमें 4 डैश यहाँ पे आ गया, ठीक है, 4 डैश यहाँ पे आ गया, ठीक, 4 डैश जो था मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक यार, ठीक, 4 डैश यहाँ पे आ गया, ठीक। तो उससे क्या हुआ मेरा, अब 4 डैश यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ मेरा, आप देख सकते हो कि मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो था यहाँ से यहाँ तक, इसी को तो हम रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बोलते हैं। H1 डैश माइनस H4 डैश, मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा घट गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट गया। तो मेरा क्या, से रेफ्रिजरेशन से इफेक्ट घट गया। ये कैसे हमको समझ में आएगा, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो था मेरा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो था वो हम बताए थे फेज चेंज पे मेनली होता है, फेज चेंज के कारण। और मेरा वेपर, सिंस मेरा वेपर बढ़ गया, लिक्विड घट गया है, तो मेरा लिक्विड का फेस चेंज तो नहीं हो पाएगा। वेपर तो हल्का सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन मेनली जो मेरा हीट ट्रांसफ़र था वो था लिक्विड रेफ्रिजरेंट के कारण जो घट गया है। तो मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी क्या होगा, घट जाएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट गया तो मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट गया। पहला केस जो था इसमें पहला एरो जो है लेफ्ट वाला, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट गया, वर्क इनपुट बढ़ गया, COP मेरा क्या होगा, घट जाएगा, COP घट जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देखते हैं, P2/P1, तो P2/P1, P1 मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, P2/P1, ठीक है, P2/P1, हाँ ठीक है। तो P2 मेरा कांस्टेंट है और मेरा P1 का जो वैल्यू है वो मेरा क्या हो गया, घट गया है। तो P2/P1 का रेशियो जो होगा वो मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। P2/P1 का रेशियो बढ़ जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन होने के कारण मेरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा, घट जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मेरा क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं फिर से। नेक्स्ट केस में क्या होता है कि मेरा, नेक्स्ट केस में मेरा क्या होगा कि, नेक्स्ट केस में मेरा ये होगा कि अगर मान लेते हैं कि मेरा जो प्रेशर था, नेक्स्ट केस में मेरा अगर मान लेते हैं ये इनिशियल साइकिल था मेरा, ठीक है, इनिशियल साइकिल था। अब इसका हम प्रेशर क्या कर दिए, इवोपरेटर का प्रेशर हम बढ़ा दिए। तो जब इवोपरेटर का हम प्रेशर बढ़ा देंगे, इवोपरेटर का प्रेशर हम जब बढ़ा देंगे तो मेरा वर्क इनपुट देखो, वर्क इनपुट मेरा क्या होगा, वर्क इनपुट मेरा घट गया, वर्क इनपुट मेरा घट गया, ठीक है।
और सिंस टेम्परेचर डिफरेंस घट गया है तो मेरा इरिवर्सिबिलिटी कम है, तो मेरा जो यहाँ पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो पहले वाले के कंपैरिजन में ड्राइनेस फ्रैक्शन मेरा लेफ्ट में रहेगा, तो मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होगा वो मेरा क्या होगा, ज़्यादा होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया, वर्क इनपुट घट गया, तो मेरा COP क्या होगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी उसी तरीके से क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही हम बात किए। देखिए प्रोसेस इन यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नोट इन द throttle value of from 3 to 4 dash, since we know that we can say that irreversibility in throttle value is directly proportional to temperature difference. When pressure of the evaporator is reduced, temperature difference increases and hence irreversibility increases, and hence heat generated in the system increases during process. Since in this process there is no heat transfer, यहाँ कोई heat transfer नहीं है, therefore refrigerant temperature will increase, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अमाउंट ऑफ द वेपर कंटेंट इन रेफ्रिजरेशन इंक्रीजेस, वेपर कंटेंट जो रेफ्रिजरेंट में इंक्रीज हो जाएगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, देयरफॉर 0.4 जो होगा वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ लिक्विड इज गोइंग टू, जो अमाउंट ऑफ लिक्विड जो इवापोरेटर में जा रहा है वो घट जाएगा, तो हीट टेकन बाय द इवापोरेटर जो होगा घट जाएगा, क्योंकि ये जो लिक्विड ही है जो मेरा हीट ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, फेस चेंज करता है और मेनली, और ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या है, कंडेंसर का। सिमिलरली आप देखो कंडेंसर में क्या हो रहा है। कंडेंसर का अगर हम पहला इनिशियल मेरा जो साइकिल है ये मेरा इनिशियल साइकिल है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कंडेंसर में हम क्या किए, कंडेंसर का जैसे हम प्रेशर बढ़ा दिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली देख रहे हैं वर्क इनपुट मेरा क्या हो गया, बढ़ गया है, वर्क इनपुट मेरा बढ़ गया, मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट गया, तो COP क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सेकंड केस में देखते हैं, कंडेंसर का हम प्रेशर क्या किए, कंडेंसर का प्रेशर हम क्या किए, घटा दिए। कंडेंसर का जैसे ही प्रेशर घटाएंगे तो मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया, वर्क इनपुट क्या घट गया, तो COP मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही बताया गया है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट गया। अच्छा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा, देख लीजिए, P2 बाई P1, पहला केस में P2 बढ़ गया है, P1 वैसा ही है, तो ये पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा, तो मेरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। सेकंड केस में बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई ठीक, अब यहाँ से इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। सुपर हीटिंग जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमको जानना है कि सुपर हीटिंग होता कहाँ। सुपर हीटिंग ध्यान देंगे, सुपर हीटिंग होता है इवोपरेटर के अंदर, मतलब इवोपरेटर के अंदर सुपर हीटिंग होता है। जो मेरा जो किसका होता है सुपर हीटिंग होता है रेफ्रिजरेंट का। जो मेरा रेफ्रिजरेंट है उसको हम सुपर हीट कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा हीट एडिशन हो जाता है, तो रेफ्रिजरेंट जो होगा वो सैचुरेशन कर्व से आगे चला जाता है। ये मेरा देखिए कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये है। पहले के केस में हम क्या करते थे, पहले मेरा रेफ्रिजरेंट यहीं तक रहता था 1 तक, अब मेरा ऊपर तक चला गया, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाता है। तो अभी का जो केस है, अभी क्या है देखने वाला बात है कि अभी जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा 4 से लेके 1 नहीं है, 4 से लेके 1 तक है। ठीक है, 1 तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कोई पूछेगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होगा वो मेरा क्या H1 माइनस H4 होगा। ठीक है, ना कि H1 माइनस H4 होगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया। वर्क इनपुट मेरा क्या होता है, वर्क इनपुट भी बढ़ जाता है। कैसे, ये जो देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो ओपन सिस्टम का वर्क जो होता है माइनस VdP, ये एक्सप्रेशन थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन है, ये गामा अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2, और यहाँ से P1 V1 कांस्टेंट कॉमन लेंगे तो ये T1 के कंपेरेटिव हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में जो है T1 तो यानी मेरा जो वर्क ओपन सिस्टम का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनलेट टेम्परेचर टू कंप्रेसर है।
तो मेरा इनलेट टेम्परेचर जो होगा, अभी का जो इनलेट टेम्परेचर है वो मेरा क्या हो गया, बढ़ गया है, तो वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर भी बढ़ जाएगा। तो एफिशिएंसी का क्या हो सकता है बताइए, COP का क्या होगा, तो COP मेरा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है रेफ्रिजरेंट के अकॉर्डिंगली। कैसे, पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, द इन सुपरहीटिंग इन इवापोरेटर विल इंक्रीजेज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द इनलेट टू द कंप्रेसर। Due to superheating, the inlet temperature to the compressor increases, the work input also increases. The COP increases or decrease depending upon the refrigerant used. जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करें उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा कि बढ़ेगा घटेगा। अगर हम अमोनिया यूज़ करते हैं तो COP घटेगा, और R12 यूज़ करते हैं तो मेरा COP बढ़ेगा। ठीक है, ये याद करना होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग। सब कूलिंग में क्या होता है कि देखिए, सब कूलिंग जो होता है वो किसके अंदर किया था, सबसे इम्पोर्टेंट बात है बताइए। सब कूलिंग सब इम्पोर्टेंट है, किसके अंदर किया था बताइए। सब कूलिंग किया जाता है कंडेंसर के अंदर। तो यहाँ से ये मेरा हो गया, पहले यहाँ से यहाँ तक था। अब क्या किया, कंडेंसर में जो यहाँ जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है सैचुरेटेड, उसको थोड़ा और उससे हीट निकाले, तो और नीचे जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है ये हमेशा इसी लाइन पर रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन पर रहेगा, लेकिन थोड़ा नीचे डिप करेगा। ठीक है, तो पहले जो था मेरा इस पॉइंट पे था, यहाँ से यहाँ था, अब क्या हो गया, थोड़ा और नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा स्टीपनेस हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि सैचुरेटेड कर्व पे ही रखें। ठीक है, अब प्रेशर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन उसमें उसको हम निगलेक्ट करते हैं। ठीक, अब मेरा जो यहाँ से थ्रॉटलिंग जो होगा, अब यहाँ से यहाँ होगा। पहले जो थ्रॉटलिंग था, पहले का जो प्रोसेस था, पहले का प्रोसेस यहाँ से यहाँ ऐसा था। ठीक है, लेकिन अभी का जो प्रोसेस है वो यहाँ से ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा नीचे डिप किया है, फिर यहाँ से एक्सपैंड। ठीक है, तो अब जो मेरा हीट रिजेक्शन सिस्टम से पूछेगा कभी, मान लो मेरा कभी कोई पूछ दिया कि हीट रिजेक्ट कितना हुआ, तो हीट रिजेक्शन क्या होगा बताओ, H2 माइनस H3 करोगे, सही है, नहीं गलत है, H3 नहीं होगा, H3 डैश होगा। ठीक है, H3 डैश नीचे वाले तक लाओगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी तो हीट रिजेक्ट हुआ। ठीक है, तो H2 माइनस H3 डैश होगा। ठीक है, H3 डैश कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है H3 डैश है। ठीक है, तो यहाँ मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, अब देखने वाली बात है, कूलिंग करोगे, सब कूलिंग करोगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा बताओ, इतना हो गया, बढ़ गया, पहले से ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया। ठीक है, वर्क इनपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है बताइए। वर्क इनपुट मेरा पहला केस में उतना ही था, अभी भी उतना ही है, दोनों केस में वर्क इनपुट मेरा क्या है, सेम है, तो वर्क इनपुट मेरा कांस्टेंट है। COP का क्या होगा बताइए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया और वर्क इनपुट उतना ही है, तो मेरा COP क्या होगा, बढ़ जाएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान दीजिएगा इसका। चलिए ये हम करेंगे, सवाल तो मैं सॉल्व करवाऊंगा अच्छी डिटेल में। चलिए, इफेक्ट ऑफ फ्लैश चैम्बर इन VCRS में क्या होता है, फ्लैश चैम्बर यूज़ करते हैं। हाँ, फ्लैश चैम्बर क्या होता है, देखिए क्या होता है कि हम आपको बताए थे कि मेरा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वही तो हीट लेता है, मेनली लैटेंट हीट ट्रांसफ़र इवोपरेटर के अंदर, बार बार बोल रहा हूँ, इवोपरेटर के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो किसके कारण होता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट के कारण होता है। ठीक है, मेनली थोड़ा सा सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र होगा, लेकिन मेनली जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो इवोपरेटर के अंदर जो होगा स्टोरेज स्पेस से, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट के कारण होगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि मेरा जो हम क्या किए प्रोसेस देखते हैं, इवोपरेटर में इवोपरेटर मेरा हीट लिया, उसके बाद हम कंप्रेस किए, इवोपरेटर यहाँ हीट लिया, तो यहाँ मेरा मान लीजिए स्टेट था सैचुरेटेड वेपर हो गया, फिर सैचुरेटेड वेपर कंप्रेस हुआ, सुपर हीटेड रीजन में गया होगा, या ठीक है, सुपर हीटेड रीजन में गया होगा, फिर यहाँ कंडेंसर हीट रिजेक्ट किया, तो वो मेरा जो लिक्विड आया वो मान लीजिए सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे आ गया, फिर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से हम एक्सपैंड किए,
तो यहाँ मेरा जो आया वेट स्ट्रीम, जो अब जो मान लेते हैं इस पॉइंट पे मेरा जो था, ये पॉइंट मेरा कौन सा है ग्राफ पे, 4 पॉइंट जो है ये मैसेज वेट रीजन में आ गया। वेट रीजन में आ गया, इसका मतलब मेरा क्या, यहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी है, वेपर रेफ्रिजरेंट भी है। लेकिन हमको पता है कि वेपर रेफ्रिजरेंट जो होगा वो क्या होगा, सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र करेगा, जो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो लैटेंट हीट ट्रांसफ़र करता है। तो क्या हम करें, हम क्या किए, यहाँ पे एक फ्लैश चैम्बर लगा लिए। फ्लैश चैम्बर में क्या होगा, नीचे में क्या होगा, यहाँ नीचे में लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा और ऊपर में क्या होगा, वेपर रेफ्रिजरेंट। तो हम क्या किए, डायरेक्ट वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर के इनलेट में पहुँचा दिए और लिक्विड रेफ्रिजरेंट को इवापोरेटर के थ्रू इवेपोरेटर में पास करवाएं और यहाँ से मेरा दोनों को यहाँ मिला दिए। तो अब जो कंप्रेसर को क्या लगेगा, कंप्रेसर को लगेगा कि मेरे पास जो आ रहा है वो तो वेपर ही आ रहा है, तो उसको कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इवेपोरेटर का हीट ट्रांसफ़र क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वर्क इनपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो COP फ़र्क नहीं पड़ेगा, COP पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्यों किए इसलिए कि इससे क्या हुआ, मेरा इससे क्या हुआ मेरा बताइए, इवेपोरेटर के अंदर का कम हैंडल करना पड़ेगा, कम स्पेस चाहिए, तो मेरा इवेपोरेटर का साइज मेरा घट जाएगा। ठीक है, समझ में आया। द फ्लैश चैम्बर डज नॉट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द साइकिल, इट इज़ यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द इवेपोरेटर। काम खत्म, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबे समझ में आ रहा है। चलिए अब हमको क्या करते हैं, अब देखो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं वो देखो, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सॉरी पढ़िए। द यूज़ ऑफ द लिक्विड वेपर रीजेनरेटिव हीट एक्सचेंजर इन VC साइकिल और अ यूज़ ऑफ हीट एक्सचेंजर इन द VC साइकिल। क्या करने का मन है, करना क्या चाहते हैं, क्या करना है हमको बताइए। करना क्या है हमको कि हमने देखा कि मेरा जो VC साइकिल था, ये तो ड्रॉ ही नहीं हो पा रहा, कोई नहीं बात नहीं, ठीक है, हमें याद हो गया साइकिल वैसे, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ करूँगा। चलिए नेवर नेट, जो मेरा कंडेंसर के बाहर का जो टेम्परेचर इंथैल्पी था वो काफ़ी हाई था, मींस कहना चाहते हैं कि वहाँ से हम हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, वहाँ से भी हम हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। तो मेरा मन क्या किया कि हम क्या ना करें कि हीट ट्रांसफ़र करवाएं। कहाँ से कहाँ करवाएंगे बताइए हीट ट्रांसफ़र, कहाँ से कहाँ करवाएंगे हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र करवाए हम डायरेक्ट का एक हीट एक्सचेंजर हम लगा दिए और हम हीट ट्रांसफ़र कराएं एग्ज़िट टू द कंडेंसर, कंडेंसर के एग्ज़िट जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था उसको वहाँ से हीट दिलवा दिए हम, कहाँ, जो इवेपोरेटर के बाहर जो रेफ्रिजरेंट अभी निकला था मेरा। तो इससे क्या हुआ मेरा कि मेरा जब हम फोर्स एग्ज़िट, जो 4 का एग्ज़िट था, मतलब कंडेंसर का जो एग्ज़िट था, यहाँ 4 हम यूज़ किए हैं, लेकिन कंडेंसर का एग्ज़िट, अब देखिए एक्सप्लेन करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए 1 मिनट, लेट मी जूम इट, स्पेस भी तो होना चाहिए। हाँ देखिए हुआ क्या, पहले आप समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये देखिए, ये मेरा ड्रॉ किया हम, ठीक है, ये जो मेरा VC साइकिल था, अब हम क्या किए, इस तरीके से ड्रॉ किए, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। बहुत ख़राब ड्रॉ हुआ यार, कैसे एक्सप्लेन करूँ, डायग्राम होना चाहिए ना, हाँ यहाँ डायग्राम तो है ही। अब देखिए क्या हुआ कि अब मेरा जो ये मेरा कंडेंसर था, ठीक, कंडेंसर यहाँ से यहाँ आया, तो हम देखें कि जो मेरा 0.4 जो है उसका इंथैल्पी जो है वो मेरा ज़्यादा है, 0.4 का इंथैल्पी ज़्यादा है।
तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि एक हीट एक्सचेंजर लगाया 4 5 के बीच में और 1 से 2 के बीच में, जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से यहाँ, उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि मेरा हमको क्या देखने को मिला, 4 जो पॉइंट था वो नीचे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, सब कूलिंग हुआ, सब कूलिंग हो गया, मतलब मेरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो था वो घट गया। अब थ्रॉटलिंग यहाँ से यहाँ 5 से 6 थ्रॉटलिंग हुआ, फिर इवोपरेटर के अंदर क्या हुआ, हीट एडिशन, लेकिन और यहाँ से जो हीट एक्स्ट्रा हीट आया, यहाँ से जो हीट आया उसके कारण यहाँ मेरा क्या हो गया, सुपर हीटिंग हो गया। तो दोनों चीज़ एक साथ हो गया। तो रीजेनरेटिव जो हीट एक्सचेंजर लगाए हम, उसके कारण क्या हो गया, मेरा सब कूलिंग भी हो गया और क्या हो गया बताइए, सुपर हीटिंग भी हो गया, ठीक है। सब कूलिंग भी हो गया और सुपर हीटिंग भी हो गया। तो अगर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ सब कूलिंग मतलब कितना टेम्परेचर घटा, और डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ा, तो अगर मान लेते हैं जो हीट लॉस्ट बाय द लिक्विड रेफ्रिजरेंट, कौन लिक्विड रेफ्रिजरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कंडेंसर के बाहर से निकला था, ठीक है। वो जो मेरा है हीट ट्रांसफ़र किया किसको, जो मेरा वेपर है, कौन वेपर, जो मेरा इवोपरेटर से निकला था उसको हीट दिया, दोनों बराबर होगा, हीट लॉस को निगलेक्ट कर रहे हैं, यानी H4 - H5। देखिए यानी डायरेक्ट हम दिखाते हैं, डिस इंथैल्पी मतलब H4 - H5 इज इक्वल टू H2 - H1 होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट जो होता है इंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। H4 - H5 इज इक्वल टू H2 - H1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे लिक्विड था, ये मेरा यहाँ पे ये तो जो था यहाँ लिक्विड था, तो यहाँ Cp ऑफ लिक्विड लेंगे, यहाँ स्टेट क्या था, वेपर था, तो Cp ऑफ वेपर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ Cp ऑफ लिक्विड T4 - T5, Cp ऑफ वेपर T2 - T1। आपको पता है Cp ऑफ लिक्विड Cp ऑफ वेपर बराबर नहीं हो सकता है, इसका मतलब मेरा डिग्री ऑफ कूलिंग और डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग बराबर नहीं हो पाएगा, समझ में आया। तो इसे यहाँ सबको ये कंक्लूजन मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ रेफ्रिजरेशन ये है, आगे हम डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें, ठीक। अभी जो है ये थ्योरी था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का, मतलब सॉरी VCRS का। अब क्या होगा कि मैं पहला चैप्टर मतलब बेसिक्स और जो मेरा VCRS का है, ठीक है, VCRS का जो भी डिटेल सॉल्यूशन है मेडिजी की वर्कबुक की 2018 आई थिंक, हाँ 2018 की, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। वो इस वीडियो के बाद में अपलोड होगी। अगर कोई आपको लगता हो कि आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं या कुछ सुधार कर सकते हैं या मैंने कहीं कुछ गलत बोला है तो आप बताएं ज़रूर, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू। आप सीखें और आगे बढ़ें।